हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसा कि मैं पहले ही बता दूं आपको कि हमने इससे पिछले वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, जिसे हम आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, तो हम जो बीए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 3 के लिए जो पाठ्यक्रम है उसका मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले सिलेबस पर चर्चा की, तो हमने पूरा सिलेबस देख लिया है कि हमारे सिलेबस में हिंदी गद्य जो हमारा पेपर है उसमें गद्य में क्या-क्या लगा हुआ है, क्या-क्या टेक्स्ट लगा है, तो वो हमने उस सब पर चर्चा की है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम यूनिट 4 हिंदी कहानी से शुरुआत करेंगे। तो पहले हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है जब हम टेक्स्ट समझ लेंगे तो उसके बाद मैं आपको उससे जुड़े हुए प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं और उन प्रश्नों को आप किस प्रकार से लिखें या कैसे आप समझें, तो वो आप सब मेरे साथ देखिएगा, ठीक है? तो आज हम यूनिट 4 में जो हमारी पहली कहानी लगी हुई है हमारे सिलेबस में, वह है पंच परमेश्वर, जो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। तो आज हम इसका मूल पाठ अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों? दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से हैं और आपके जो भी साथी हों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको मददगार साबित होती हैं, तो मैं इसी प्रकार से आपको आपका संपूर्ण सिलेबस कवर कराऊँ। ठीक है दोस्तों? तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले अपनी कहानी पर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने संपूर्ण सिलेबस बनाया हुआ है और दोस्तों एक बात बता दूं कि इस सिलेबस की पीडीएफ आपको आपके चैनल मेरे मेरे चैनल राधे एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने अपलोड कर दी है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस संपूर्ण सिलेबस को जो आपके पाठ्यक्रम को मैंने बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप कहीं से भी प्रिंट आउट करा के आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आइए आज हम यूनिट 4 से शुरुआत करेंगे। यूनिट 4 में हमारी पहली कहानी पंच परमेश्वर है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों बात करें हम कहानी पंच परमेश्वर की, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। ठीक है दोस्तों? तो परमेश्वर जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, तो सबसे पहले तो हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानें। तो मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में और उसमें भी जो कथा साहित्य हैं, तो कथा साहित्य में कथा सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है? यानी उन्होंने कहानी और उपन्यास की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा काम किया है और ये बोला भी जाता है, अगर आप कहानी के इतिहास की बात करेंगे, तो उसमें एक जगह एक पंक्ति आती है कि जो काम जितने समय में यूरोप में कहानी परिपक्व नहीं हो पाई, उससे कम समय में ही मुंशी प्रेमचंद जी एक अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहानी को एकदम से परिपक्व कर दिया। ठीक है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो कहानी लिखने का टाइम पीरियड है, वो 1907 से शुरू होता है। ठीक है? तो सबसे पहले जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, वो उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन उर्दू के बाद जब परिस्थितियाँ बदलने लगी, हिंदी लेखन ज़्यादा होने लगा, हिंदी भाषा का महत्व बढ़ने लगा, तो 1915-16 के आसपास उन्होंने हिंदी में लिखना स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों? तो अगर आप मुंशी प्रेमचंद जी की बात करेंगे, तो हिंदी की उनकी पहली कहानी बच्चन सिंह जी ने पंच परमेश्वर को ही माना है। ठीक है? वैसे उनकी जो स्वत कहानी है, वह हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, अन्य आलोचकों ने मानी है। लेकिन जब आप डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करेंगे, तो उन्होंने पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की पहली कहानी मानी है हिंदी की। ठीक है दोस्तों? तो ये तो हमने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जाना। अब हम पंच परमेश्वर कहानी की बात करें, इससे ज़्यादा मैं आपको जब मैं इस कहानी के बारे में आपको इस कहानी की हम संवेदना, शिल्प पक्ष इन सब प्रश्नों पर बात करेंगे, तो समीक्षा पर बात करेंगे, तब मैं आपको ये सब ज़्यादा और बताऊँगा और लिखवाऊँगा। लेकिन यहाँ पर अभी हम सभी सिर्फ़ मोटा-मोटा अंदाज़ा और साथ ही जो कहानी है उसको आराम से पढ़ेंगे। ठीक? तो दोस्तों बात करें हम पंच परमेश्वर कहानी की, तो इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि उस समय के समाज में, क्योंकि 1910 के आसपास 1915 के आसपास हमारे भारतीय समाज में ज़ाहिर-सी बात है हम विदेशी दासता के अधीन थे, ब्रिटेन शासन हम पे कर रहा था ब्रिटेन। तो उस दास्तान में हमारे पास आज की जैसे जो अदालतें हैं वो नहीं थीं। तो पहले आपने भी सुना होगा गाँव में पंचायतें होती हैं, अगर किसी 2 लोगों के बीच कोई बात होती है, कोई विवाद होता है,
तो गाँव में ही कुछ जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जिन्हें उन्हीं के अधीन हम अपना फैसला ले जाते हैं या उन्हीं के सामने हम बात रखते हैं, तो वो हमारी बात का निर्णय कर देते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा जब आप बच्चे रहे होंगे, तो किसी बात को लेके भाई-बहनों में जब कोई झगड़ा हो जाता है, तो आप मम्मी-पापा के समक्ष जाते हो, दोनों अपना-अपना पक्ष रखते हो, फिर मम्मी-पापा को जो उचित लगता है, वो आपको उसी प्रकार से समझा देते हैं। जो दोषी है उसे दंड मिलता है और जो दोषी नहीं है उसे सराहना मिलती है। ठीक है? अब भाई-बहनों में अब मुआवज़ा-वावज़ा तो नहीं दिया जाएगा, तो ठीक है, इसी प्रकार की पंच परमेश्वर कहानी है, ठीक है? जिसमें मुख्य रूप से हमारे 2 व्यक्ति हैं, उनका नाम देखिएगा, एक हैं जुम्मन शेख और एक हैं अलगू चौधरी, ठीक है? ये दोनों मित्र हैं और बहुत ही अच्छे मित्र थे और दोनों में बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है, ठीक है? तो बात आगे बढ़ती है, तो जो जुम्मन शेख हैं, उनकी एक होती हैं खाला, ठीक है? खाला यानी ये मुस्लिम समुदाय में जो खाला शब्द है, वो मौसी के लिए यूज़ किया जाता है, अगर आपको नहीं पता हो। तो इसमें तो कहानी में तो खाला ही आया है, लेकिन मौसी होता है, अगर हम शाब्दिक रूप में बोलें तो। तो उनकी खाला होती हैं और उनके पास उनकी कोई संतान नहीं होती है, ठीक है? तो जब खाला को अपने उम्र के चलते यानी जब वो वृद्ध होती हैं, तो उनके पास उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है और साथ ही उनकी जो जायदाद होती है, उसे सँभालने के लिए कोई नहीं होता है। तो जुम्मन शेख से ही वो कहती हैं और जुम्मन शेख उनकी जो खातिरदारी है, उसका ज़िम्मा लेते हैं और साथ ही जो खाला की जायदाद होती है, उसे अपने नाम करा लेते हैं, ठीक है? तो जब तक जायदाद उनके पास थी खाला के पास, तब तक तो जुम्मन ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन जब जैसे ही खाला इबादतनामा कर देती हैं, यानी अपनी जो संपत्ति है, उसको जुम्मन शेख को दे देती थी, उनके नाम कर देती हैं, तो फिर खाला की जो खातिरदारी होनी चाहिए थी, वो जुम्मन शेख ने नहीं की, ठीक है? यानी अब वो उन्हें रोटी नहीं देते और उल्टा ताना मारते उन्हें। तो फिर इस बात से परेशान होकर के खाला पंचायत बुलाती हैं और कहती हैं कि ऐसा है मैं पंचायत बुलाऊँगी, तुम मेरे साथ न्याय नहीं कर रही हो, ठीक है? तो फिर जब पंचायत बैठती है, तो पंचायत जब बैठती है तो खाला गाँव-गाँव जाकर, घर-घर जाकर जो पंच लोग हैं, यानी जो जिनकी बात मानी जा सकती है, उन लोगों के पास जाती हैं, तो वो अलगू चौधरी के पास भी जाती हैं, ठीक है? और जैसा कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों में मित्रता है, तो दोनों मित्र हैं आपस में, तो अलगू चौधरी कहते हैं कि खाला मैं पंचायत में चला तो आऊँगा, लेकिन मैं वहाँ पे अपना मुँह नहीं खोलूँगा, क्योंकि आप तो जानती हैं जुम्मन शेख और मैं दोनों आपस में मित्र हैं, ठीक है? तो जब खाला ये बात सुनती हैं, तो खाला कहती हैं कि बेटा मित्रता आपकी है, अच्छी बात है, लेकिन क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? इस कहानी का ये पंक्ति आपने अक्सर सुनी भी होगी, मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही फ़ेमस पंक्ति है ये। कि क्या बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? यानी क्या आप अपनी मित्रता के बिगड़ने की वजह से जो ईमान की बात है, जो पंच लोग कहते हैं, जो सही बात है, उसे नहीं कहोगे? उसे तो आप कह ही सकते हो क्योंकि जो पंच परमेश्वर है, यानी पंच के रूप में परमेश्वर वास करता है, यानी जो पंच है उसके अंदर परमेश्वर स्वयं खुदा या ईश्वर वास करता है, तो वो बात सही बात बोलने में आपको क्या दिक्कत है? आप आराम से बोलिए। तो जब ये बात खाला ने अलगू चौधरी को बोली, तो अलगू चौधरी पर थोड़ा इसका प्रभाव पड़ा। तो अलगू चौधरी जी पंचायत में जाते हैं, ठीक है? तो जब पंचायत में जाते हैं, तो फिर पंचायत बैठती है, तो पंचायत में जो जुम्मन शेख हैं, उन्हें लग रहा था वो दोषी तो थे ही, लेकिन उन्हें ये लगता था कि उनके खिलाफ बोलेगा कौन? यानी उनके जो खिलाफ फैसला कौन सुनाएगा? तो जब पंचायत बैठी तो फिर पंचायत में बोला गया कि ठीक है अपना पंच आप मुकर्रर कीजिए, ठीक है? यानी पंचायत जब होती है तो पहले ही दोनों वादी और प्रतिवादी से पूछ लिया जाता है कि आप अपना-अपना पंच बताइए या आप कोई भी एक पंच को चुन लीजिए, फिर उसी की बात आपको माननी होगी, ठीक है? उसका निर्णय आपको मानना ही होगा। तो जब जुम्मन शेख से बोला जाता है तो जुम्मन शेख कहता है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिसे चाहें पंच चुन लें, खाला ही अपने हिसाब से पंच मान लें। तो जब खाला ने देखा तो फिर खाला ने अलगू चौधरी को ही पंच चुन लिया, ठीक है? जब अलगू चौधरी पंच बनते हैं, तो जब वो पंच की गद्दी पर विराजमान होते हैं, तो फिर उन्होंने बात दोनों की सुनी और जब बात सुनने के बाद जब अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया, तो उन्होंने जुम्मन शेख को दोषी करार ठहराया, ठीक है?
जब दोषी करार ठहराया और साथ ही जुम्मन से जो अलगू चौधरी हैं उन्होंने कहा कि आपको खाला को कुछ पैसे देने होंगे महीने पे, जिससे वो अपना गुजारा कर सकें, क्योंकि उनकी जो संपत्ति है उससे इतनी आय तो होती है। तो ये बात सुनकर जुम्मन शेख सोचता है कि ये तो मेरा मित्र है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे विपक्ष में फैसला क्यों सुनाया। तो इस बात से दोनों की मित्रता में फूट लग जाता है और दोनों आपस में नहीं बातचीत करते हैं। ठीक है। फिर आगे आगे जो जुम्मन शेख है वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज इसका दाव है तो इसने मेरे पर ये चाल चली, किसी दिन मेरा भी दाव आएगा तो मैं भी इस पे कभी ऐसा ही दाव चलूंगा। तो अलगू चौधरी एक बार क्या होता है, अलगू चौधरी बैल की जोड़ी लेकर आते हैं। जब बैल की जोड़ी लेकर आते हैं तो वो बैल बहुत ही अच्छे थे, तो गांव के लोग उसे देखने आते थे, बैल अच्छे थे, तो इस बात से जुम्मन शेख को और जलन होती है। और क्या होता है कि उनमें से एक बैल आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, एक बैल की, लेकिन अफवाह होती है कि उसे किसी ने जहर भी दिया है। जब एक बैल मर जाता है तो फिर बैल तो दो ही, बैलों की तो दो की जोड़ी होती है। तो जब एक बैल मर जाता है तो फिर जो अलगू चौधरी हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना फिर एक बैल है वो किसी काम का नहीं, तो वो किसी को दे दिया जाए। तो उसी गांव में एक बनिए रहते हैं, तो एक बनिया रहता है साहू, तो उसको वो बैल बेचा जाता है। ठीक है। तो वो बनिया उस समय उस बैल की कीमत नहीं चुका पाता है, वो कहता है कि मुझे आप 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको आपके रुपए वापस कर दूंगा। तो जो साहू जी थे बनिया, तो वो इतने बोलिए कंजूस थे कि उन्होंने उस बैल को, जो ये अलगू चौधरी जी का बैल था, वो बहुत ही अच्छा बैल था, तंदुरुस्त था, हष्ट-पुष्ट था, काम करने में सही था। तो वो जब बाजार से अपना सामान लादने का, बनिया जी का काम था साहू जी का, तो वो अपना सामान उससे लादते थे। तो उन्होंने बैल को कुछ खाने-पिलाने पर तो ध्यान नहीं दिया, बल्कि उससे काम बहुत ज़्यादा लिया, ठीक है? और उसे रूखा-सूखा जो भी मिलता भूसा खिला देते। तो बैल कमज़ोर हो गया और उन्होंने बैल से मेहनत ज़्यादा कराई, तो एक दिन होता है कि वो बैल मर जाता है। और मरता है रास्ते में, जब बनिया या साहू जी, जिनका नाम समझू आता है इस कहानी में, तो समझू नाम आता है, ध्यान रखिएगा। तो जो जब समझू साहू जी मार्केट से आ रहे थे अपना सामान लेकर, तो बैल रास्ते में ही मर जाता है। और रात होती है, आसपास कोई गांव नहीं, तो फिर जो साहू जी हैं, समझू साहू जी, वो वहीं पर सो जाते हैं। तो जब वो सुबह उठते हैं तो पाते हैं कि उनके पास 200-250 जो रुपए थे वो भी चोरी हो जाते हैं, साथ ही उनका सामान भी चोरी हो जाता है। ठीक। तो जब वो घर पे आते हैं तो फिर उनकी पत्नी और वो जो अलगू चौधरी हैं उन्हें गाली देते हैं कि पता नहीं कैसा बैल दिया, हमारी तो जन्म भर की कमाई भी चली गई। तो उससे अलगू चौधरी जी को क्या, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, वो तुम्हारी वो है कि आपने बैल को कुछ खिलाया नहीं, वो परेशान किया आपने, तो वो मर गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो जब वो अपने रुपए लेने जाते हैं अलगू चौधरी, तो फिर वो रुपए देने से मना कर देते हैं। तो फिर बाद में पंचायत बुलाई जाती है। जब दोनों के बीच पंचायत होती है तो फिर पूछा जाता है कि ठीक है, अपना अपना पंच है वो मुकर्रर कर लिया जाए, यानी अपना पंच चुन लिया जाए। तो जब ये बात अलगू चौधरी से पूछी जाती है, लोग पूछते हैं पंच लोग कि ठीक है, बस बोलिए आपको अपना किसे पंच मानते हैं हम लोगों में। तो अलगू चौधरी कहते हैं कि मुझे अपना कोई पंच नहीं चुनना है, वो समझू साहू जी चाहें जिसे अपना पंच चुन लें। ठीक। तो समझू साहू ने क्या किया कि समझू साहू को ये बात पता थी कि जुम्मन शेख अलगू चौधरी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों की पहले मित्रता थी, लेकिन अब इन दोनों में आपस में बात नहीं है। तो उन्होंने जुम्मन शेख को चुन लिया। जैसे ही उन्होंने जुम्मन शेख का नाम लिया, अलगू चौधरी को लगा कि आज जुम्मन शेख मेरे से इस पंचायत में कुछ ना कुछ उस दिन का बदला लेगा। लेकिन जब वाद प्रतिवाद होता है तो फिर बाद में जुम्मन शेख हैं वो न्याय की बात करते हैं, और उन्होंने अपना कोई पूर्व धारणा बनाए बिना जो बात है उसका सही फैसला किया। ठीक है। उन्होंने कहा कि बैल जो था वो उन्होंने स्वस्थ दिया हुआ था, तो बैल में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने उसकी अच्छी से देखभाल नहीं की है और बैल इस दौरान मरा है, तो उसमें अलगू चौधरी की कोई गलती नहीं, उसके पैसे दिए जाएं। अब रही बात अलगू चौधरी के ऊपर है कि अगर वो समझें तो आपसे कुछ, आप पर कुछ रहम कर सकते हैं या कुछ कीमत कम कर सकते हैं, क्योंकि आपका भी नुकसान हुआ है। ठीक। तो फिर बाद में यहीं पर कहानी समाप्त होती है और बाद में पंच परमेश्वर के नाम के सभी लोग जयकारे लगाते हैं
और बाद में दोनों जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों आपस में मिलते हैं और जुम्मन शेख अलगू चौधरी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि माफ़ करना, मैं तुम्हें अब तक गलत समझता आया, लेकिन जब मैं आज पंच की गद्दी पर बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि पंच की गद्दी क्या होती है, उसमें स्वयं ईश्वर या खुदा वास करता है, वहाँ पर कोई झूठ नहीं बोल सकता। ठीक, तो ये पंच परमेश्वर कहानी है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये तो मैंने आपको मोटी मोटी कहानी सुनाई, अब मैं आपको हम कहानी का पाठ करेंगे। तो देखिए कि मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समाज में जब अदालतें नहीं थी तो पंच लोगों के जो पंच लोगों में पक्षपात न करें पंच लोग, उस इस कहानी के माध्यम से दिखाया है, या हमें यह कहानी यही सीख देती है कि पंचायतें जब पहले नहीं थीं, आज जैसी लोक अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट कचहरी नहीं थे, तब भी न्याय सुलझाए जाते थे। तो और ये गांधी जी की भी धारणा थी। अगर आप गांधी जी की बात करें तो गांधी जी भी ऐसे ही पंचायत के हिदायती थे। और ये जो आज के समय में जो कॉलेजियम सिस्टम है ये अंग्रेजों की देन है, लेकिन इससे पहले जो हमारे यहाँ की स्वदेशी पंचायतें थीं वो ऐसी ही हुआ करती थीं। ठीक, तो देखिए अब हम कहानी पर चलते हैं। अब कहानी पढ़िए। तो देखिए कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था, एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जब हज जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। दोस्तों जो हज है ये एक प्रकार की जो मुस्लिम समुदाय है वो मक्का मदीना में उनकी एक तीर्थ यात्रा है, तो हज ये उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे कि जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। ठीक है, यानी दोनों की मित्रता काफ़ी अच्छी है और एक दूसरे पर दोनों को काफ़ी भरोसा है। एक दूसरे को भी जब कहीं किसी को बाहर जाना हो तो वो अपने घर की देखभाल के लिए उन्हें आराम से सौंप सकता है। ठीक, उनमें न खान पान का व्यवहार था न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी ने आपको मित्रता का भी सूत्र बता दिया है कि उनमें न खान पान का व्यवहार था न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि उन दोनों में देखिए न तो खान पान मिलता है न दोनों का धर्म एक है, दोनों का धर्म भी अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ है कि दोनों के विचार मिलते हैं। और अगर विचार मिलते हैं तो आप किसी से भी मित्रता कर सकते हो। ठीक है, यानी मित्रता की कसौटी मुंशी प्रेमचंद जी विचारों को दे रहे हैं। और आप देखेंगे भी कि आपके जिन लोगों से विचार नहीं मिलते तो उनसे आप मित्रता कैसे कर सकते हैं, वो साथ नहीं रह सकते। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे, यानी उन दोनों की जो मित्रता है वो बचपन से है। और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, जो जुम्मन है वो जुम्मन है उनके पिताजी हैं जुमराती। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखिए। जो जुम्मन के पिताजी हैं वो जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियां मांजी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे, उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से, बस गुरु की कृपा दृष्टि चाहिए। एतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्या उपार्जन में उसने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग में न थी तो कैसे आती। ठीक, तो अब इसमें देखिए कि जो जुम्मन के पिताजी हैं उनकी शिक्षा दीक्षा वो करते थे तो सही था, लेकिन जो अलगू के पिताजी थे उनका है वही धारणा थी कि विद्या उपार्जन करने से या विद्या विद्यार्थी के पढ़ने से नहीं आती, वो तो गुरु की सेवा करने से और उनके आशीर्वाद से आती है। ठीक है, तो फिर अलगू भी गुरु जी का काम करते रहते थे। आज की तरह पहले स्कूल तो थे नहीं, स्कूलों में भी थे तो कोई गांव के जो पढ़े लिखे हैं वही बच्चों को बिठा लिया करते थे। गुरुकुल जैसी शिक्षा दीक्षा थी और यही हमारी परंपरा में रही है, तो वैसा ही शिक्षा व्यवहार था, क्योंकि छोटे बच्चों को और कौन पढ़ाए, ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो वो गुरुजी उनके हुक्का पीते थे अलगू के, तो वो हुक्का चिलम उनका वही चलता रहता था कि बस गुरुजी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो इस चक्कर में अलगू पढ़ भी नहीं पाए। अब आगे देखिएगा।
आप इसे एक कहानी की तरह लीजिए क्योंकि है भी कहानी, लेकिन आप ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, बिल्कुल नॉर्मल कहानी की तरह समझिए, आपको सब समझ आएगा। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे, उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रर भी कलम न उठा सकता था। यानी जो जुम्मन के पिताजी हैं जुमराती, उन्हें सिर्फ आशीर्वाद के सिर्फ कायल न थे, उनका ये मानना था कि सिर्फ आशीर्वाद से शिक्षा नहीं सीख सकते, पिटाई से भी शिक्षा सीखी जा सकती है। और दोस्तों, आप लोग हो सकता है शुरू-शुरू में अगर आप भी इस का भाग रहे हों कि पिटाई करके भी पढ़ाई सीखी जा सकती है। हमने तो भाई बहुत पिटाई खाई है, तो हम मानते हैं। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। एतएब अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विदा से ही सबके आदर पात्र बने थे। ठीक है, तो समझिए, जो अलगू का मान सम्मान था वह धन के कारण था, लेकिन जो जुम्मन शेख है उनका पढ़ा लिखा होने से उनकी जो विद्या थी उसके कारण उनका मान सम्मान था। अब देखिए, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी, उनके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत यहाँ पे जायदाद को बोलेंगे, मिल्कियत थी। एक सेकंड दोस्तों, मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के तेज तीखे सवाल भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए, अब बेचारी खाला जान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती। ठीक यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुम्मन शेख की जो खाला है उनके पास जमीन जायदाद थी, तो जब तक जमीन जायदाद उनके नाम नहीं हुई जुम्मन शेख के, तब तक तो उन्होंने अपनी खाला यानी मौसी की सेवा की। लेकिन जब जमीन उनके नाम रजिस्ट्री हो गई तो उन्होंने वैसी खातिरदारी नहीं की, और जो जुम्मन शेख की जो पत्नी है करीमन, उनकी पत्नी का नाम करीमन है, वो भी रोटियों के साथ साथ कड़वी बातों के बहुत तेज तीखे सवाल देने लगी, सालन देने लगी। और जुम्मन शेख को भी अब ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो जो खाला जान बेचारी हैं तो उन्हें ऐसी बातें नित्य सुननी पड़ती। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया। ये जो जुम्मन शेख की पत्नी है, ये उनके वचन है कि बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती, जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। यानी उनका मानना है कि जितना खाला जान हमारे से खा गई हैं, अगर हम उस पैसे से अगर एक गांव भी खरीद सकते थे, लेकिन क्या करें। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन शेख से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। ठीक है, यानी जुम्मन शेख, जब खाला ने जुम्मन शेख से शिकायत की कि तुम्हारी पत्नी हम मुझे ऐसे ऐसे परेशान करती है, तो जुम्मन शेख ने भी, जो देखिए पत्नी के लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या शब्द लिखा हुआ है, स्थानीय कर्मचारी यानी गृह स्वामी। तो जो जुम्मन शेख हैं उन्होंने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। ठीक, तो खाला ने कहा जुम्मन से कि बेटा तुम्हारे साथ मेरा ऐसे नहीं चल पाएगा, तुम एक काम करो, मुझे महीने पे कुछ रुपए दे दिया करो, जो भी आप देना चाहो, मैं अपना गुजारा वैसे ही कर लिया करूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपया कहाँ यहाँ फलते हैं। खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो को यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। ठीक है, यानी जब खाला गुस्सा हुई तो खाला ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं पंचायत बुलाऊंगी,
तो जुम्मन को इस बात पे ज़्यादा कुछ डर नहीं लगा और उन्हें हंसी आई, क्योंकि जो जुम्मन शेख हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोर्ट कचहरी का उन्हें अच्छा ज्ञान है। तो जब पंचायत होगी तो वो आपस में बात, उनके पास ऐसी विद्या है तो वो बातें बना के अपना काम निकाल लेंगे। और फिर उन्हें ये भी था कि मेरे खिलाफ यहाँ पे जाएगा कौन, यानी मेरे खिलाफ यहाँ पे पंचायत करेगा भी कौन, मेरे पक्ष में ही कोई करेगा। वो बोले हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो, ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके, किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके। आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। ठीक, अब देखिए इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूँ हाँ करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कहा कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अबे तुम्हें क्या चाहिए, रोटी कमाओ और अल्लाह का नाम लो, तुम्हें वो खेती बाड़ी से क्या काम है। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसा स्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन के से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों न आवे। ऐसे न्यायप्रिय दयाल दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी, दम लेकर बोली बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। ठीक, यानी खाला गांव गांव जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और कह रही हैं कि हमारी पंचायत में आइए, मुझे ये परेशानी है, सबके सामने अपनी परेशानी रखती हैं। तो जो कुछ लोग तो हैं, यानी कुछ लोग तो होंगे ही ऐसे जो बोलने वाले कि अब आप बूढ़ी हो गई हो, एक पैर आपका कब्र में है, अब आपको जायदाद का करना क्या है। तो कुछ लोग ऐसे थे, लेकिन उन्हें उन खाला यानी जो जो वृद्ध थी, उनकी जो वास्तविक परेशानी थी कि उन्हें रोटी भी नहीं दी जा रही है, जब तक वो रोटी नहीं खाएंगी तो वो ऐसे ही मर जाएंगी, ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। लेकिन इस बात को कोई कोई ही समझा। तो वो ये बात लेकर जब अलगू चौधरी के पास भी गई कि बेटा मेरी पंचायत है, तुम भी थोड़ी देर के लिए दम भर के लिए चले आना। जो अलगू हैं वो क्या कहते हैं, देखिए। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी, कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला, अपनी विपत तो सबके आगे रो आई, तब आने न आने का इख्तियार उनको है। अलगू, यूं आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा। अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं, अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। तो जो खाला हैं वो कहती हैं कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। ठीक है, और यही इस कहानी की जो मुख्य पंक्ति है, यानी जो बीज पंक्ति हम जिसे कह सकते हैं, वो यही है कि क्या बिगाड़ के डर से बेटा ईमान की बात नहीं कहोगे। जब ये बात खाला कहती हैं तो जुम्मन शेख इस बात से थोड़े सदमे में आ जाते हैं कि हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे कि अब बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फंस विचार रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कल करलब युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी, नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे।
चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। ठीक, यानी जब पंचायत बैठी, पंचायत हुई, तो ये गांव का दृश्य है। तो गांव के दृश्य में आप देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने गांव का दृश्य कैसा लिया हुआ है इस पंचायत में। तो इसमें सभी लोग आ गए हैं, बच्चे लोगों को थोड़ा मनोरंजन करने का मौका मिल रहा है, जैसे कोई मेला लग रहा हो। आगे देखिए कि पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की। ठीक, यानी जब पंच लोग सभी लोग बैठ गए तो फिर जो खाला है वो कहती हैं कि पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। ठीक, यानी जो खाला है वो अपनी जो बात है वो पंचायत के सामने रखती हैं कि आज 3 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने अपनी जो सारी जायदाद थी वो अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझसे कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। ठीक, यानी जो खाला है उन्होंने अपनी बात रख दी कि जो जुम्मन है, जुम्मन से अब मुझे खाना पीना नहीं देता है, और अगर इसमें मेरी कोई गलती हो तो आप मुझे बिल्कुल उसका दंड दें, और अगर जुम्मन की गलती हो तो उसे भी आप समझाएं। ठीक है, और जो भी पंच कहेंगे वो बात में मानने के लिए तैयार हूँ। रामधन मिश्र, एक और देखिए, ये भी है कैरेक्टर के रामधन मिश्र, जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बदते हो, अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। ठीक, तो जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। यानी जब पंच चुनने की बात आई तो जुम्मन ने देखा कि पंचायत में वही लोग आए हुए हैं जिनका जुम्मन से कुछ न कुछ झगड़ा चल रहा है। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खाला जान जिसे चाहें उसे बदें, मुझे कोई हर्ज नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता, कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। ठीक, यानी जुम्मन को गुस्सा आ जाता है इस बात से, तो जुम्मन कहता है कि अभी आपका वक्त है, अभी मैं मुंह खोलना नहीं चाहता, क्योंकि अभी मुझे ऐसा इसमें कोई दिख नहीं रहा है जो मेरे पक्ष का हो। तो जो खाला जान है, खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वह बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात करते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। यानी जो उनके अलगू चौधरी और जुम्मन शेख तो दोनों मित्र हैं, तो वो अलगू चौधरी को ही पंच बदल देती हैं। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। ठीक, खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों को मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधरस मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। ठीक, यानी जैसे ही जो बुढ़िया है, यानी जो खाला है, उन्होंने अलगू चौधरी को अपना सरपंच चुन लिया, तो जो जुम्मन शेख के जो विरोधी थे, रामधन मिश्र और जो भी उनके विरोधी थे, उन्होंने बुढ़िया को बहुत कोसा कि फिर हमें पंचायत में बुला ही क्यों, हमें चुन लेती तो हम इसे अच्छे से समझा देते। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की, और हम भी जो बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। ये तैब शांत चित्त होकर बोले, पंचो 3 साल हुए, खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना
कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। खिदमत यानी उनकी सेवा करना। मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। या माहवार खर्च का मतलब महीने पर खर्च होता है। जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं, उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बे नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं। या हिब्बे नामा का मतलब है जैसे आप आज बैनामा या रजिस्ट्री कह सकते हो, ठीक। नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहें करें, ठीक। यानी जुम्मन शेख ने भी अपनी बात रख दी। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था। ये तय वो पूरी कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामदरस मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया। अभी ये अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, ठीक। यानी जब जो अलगू चौधरी हैं वो पंच बने हुए थे, तो उन्होंने जब अपने मित्र जुम्मन शेख से जब सवाल किए, जब उन्होंने जिरह की, यानी जब दोनों की बातचीत हुई, तो जो उन्होंने जो प्रश्न किए अलगू चौधरी ने, तो इस इन प्रश्नों से जो जुम्मन शेख हैं वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये ऐसे सवाल मेरे से क्यों कर रहा है। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई, मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आवेगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीत संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, ऐसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है, ठीक है। यानी जब बाद में देखते हैं, यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता, ठीक। क्यों होता। यह हैजा प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों के ही दंड हैं। मगर रामधर मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खुलकर कर रहे थे। वे कहते थे इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है। नहीं तो अब कब नहीं तो वह कब तक रसातल में चली जाती। यानी जब जुम्मन शेख ने अपना फैसला सुनाया, सॉरी, जो अलगू चौधरी हैं उन्होंने जब जुम्मन शेख के लिए अपना फैसला सुनाया, तो वो फैसला क्या है एक बार आप देखिएगा। तो जुम्मन शेख ने पंचों इस मामले में विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, ठीक। यानी जो अलगू चौधरी हैं उन्होंने अपना फैसला सुनाना स्टार्ट किया कि जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए, ठीक। ये फैसला जो अलगू चौधरी हैं उन्होंने सुना दिया। तो ये फैसला सुना दिया तो फिर जुम्मन शेख ने अपनी बातें, उनके मन में विचार आया कि जरूर कोई पहले की कसक रही होगी या कोई बात रही होगी तो ये मेरे साथ निकाल रहा है। आगे देखिए कि इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवाभगत ज्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है।
जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पैर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है और बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी बोई मोल लाए थे। ठीक। अगर दोस्तों आपको पता हो, क्योंकि ये कहानी मैं आगरा यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए सुना रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए एक जो शब्द आया है कि बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई लेकर आए थे। तो आप देखिए कि जो हमारा बटेश्वर है, ये बटेश्वर आगरा जिले में पड़ता है। और ये आप देखेंगे तो फिरोजाबाद और जो सुकोबाद एरिया है, सुकाबाद एक कस्बा है, उससे 20 किलोमीटर दूर ही बटेश्वर मेला लगता है। ठीक है। तो देखिए कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी में यानी 1915-20 के आसपास भी बटेश्वर में मेला लगता था। आप इस कहानी के माध्यम से देख सकते हो। ठीक। तो बटेश जैसा कि हमें पता है कि बटेश्वर में पशुओं का मेला लगता है। ठीक है। तो और वो भोले बाबा के लिए भी प्रसिद्ध है वहाँ पर। तो उसे भी ध्यान रखिए। और अगर एक और तथ्य जानना चाहो, तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वहीं से संबंध रखते थे। ठीक। तो देखिए, महीनों तक आसपास के गांव लोग दर्शन करते रहे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद एक जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा के नेक व बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधरायन में भी जुम्मन पर ही इसी दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधरायन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। ठीक है। यानी जो चौधरायन है, जो अलगू चौधरी की जो पत्नी है चौधरायन, और जो जुम्मन शेख की पत्नी है करीमन, इन दोनों में वाद विवाद हुआ। तो जो अलगू चौधरी है या उनकी जो पत्नी है चौधरायन, उनका मानना है कि जुम्मन शेख ने बैल को कुछ जहर वहर दे दिया है, इस वजह से बैल मर गया। चौधरायन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। शेख ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे रणभूमि से हटा भी ले गई। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अब आगे देखिए। अब अकेला बैल किस काम का, उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। ठीक है। तो अब इन्हें ध्यान रखिए, जैसे मैं बता रहा था कि जो बनिए थे समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे, गांव के गुड़ घी लादकर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हों। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरे की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लादकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3 4-4 खेप में करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों में काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी ने घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बैलराम छठे छमासे कभी बलही में जोते जाते थे, खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते। वहाँ बैलराम का रातिब था, साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली। और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। यानी जो बैल था, जब बैल अलगू चौधरी के यहाँ पर था तो उसकी बहुत ही सेवा होती थी, समय से भोजन दिया जाता था, उसके खाने पीने की उचित व्यवस्था की जाती थी। लेकिन जब ये साहू समझू साहू जी के यहाँ आया तो उन्होंने काम पर ध्यान दिया, उन्होंने खाने पीने पर बैल के कोई ध्यान नहीं दिया। शाम सवेरे एक आदमी खरहरें करता, पहुंचता और सहलाता था। कहाँ वह सुख चैन और कहाँ यह आठों पैर की खपत। महीने भर ही में वह पिस गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था, हड्डियां निकल आई थी, पर था वह पानीदार, मार की बर्दाश्त न थी।
एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी ने पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। एतएब उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर सोचा लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिर पड़ा, फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब यानी बैल की तो मृत्यु हो गई, पर साहू जी उस पर कोड़े बरसा ही रहे। तब साहू जी को बहुत शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर नहीं आया, आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे, अब आगे तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, ससुरा बीच रास्ते में ही मर रहा। अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले बुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपए कमर में बांधे थे, यानी साहू जी के पास कुल मिलाकर 200-250 रुपए थे। इस तरह साहू जी, हाँ, इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे। ये तैब छोड़कर जा भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगह करने की ठान ली। चिलम पी गया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातः काल रोते बिलखते घर पहुंचे। चौहान ने जब यह बुरी सुहावनी सुनी, तब से पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। ठीक, यानी जो चौधरी थे फिर रात में कहाँ ही जाते, अपनी गाड़ी पर ही लेट गए। जो 200-250 रुपए थे उन्हीं को लेकर। पर जब सुबह वो जगे तो उन्होंने पाया कि जो पैसे थे वो तो कोई उड़ा ले गया, साथ में सामान था वो भी गया। जब वो घर पे आए तो उन्होंने जब ये बात अपनी धर्मपत्नी को बताई तो पहले तो वो बहुत ही रोई। फिर जब रोड के छुट्टी हुई तो फिर उन्होंने जो अलगू चौधरी हैं उनको दोषी ठहराने का काम किया कि उन्होंने बैल ऐसा दिया जिस वजह से हमारे साथ ये घटना हुई। ठीक, तो फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया है कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू व सगान दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चिढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया, हमें निरा पोंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोआओ, तब दाम लेना। न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। अब जो पंडिताइन जी हैं तो वो कहती हैं कि आपने हमें बैल बेकार दिया और अब हम क्या ही बोलें। अगर आपको लगता है अभी हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे तो हमारे चोरी हो गए, अभी हम पर पैसे नहीं हैं, तो आप एक काम करिएगा कि हमारा बैल है उसे आप ले जाइए और 1-2 महीने आप हमने आपका 1 महीने बैल चलाया, आप हमारे बैल को 2 महीने आप जोत लीजिए, उसके बाद हमें वापस कर दीजिए, और क्या ही कर सकते हैं। ठीक। इधर चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी, यानी जो अलगू चौधरी थे उनके अवश्य चिंतक भी थे। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्रित हो जाते और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते। परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गर्म पड़े, साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर में चले गए। अब सवान ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। सवान ने घर में घुसकर किवाड़ बंद किए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, यानी बातों ही बातों में दोनों पक्षों में बात आगे बढ़ने लगी। मारपीट की नौबत आ गई। साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। ठीक,
यानी फिर लोगों ने आकर बीच बचाव किया, लोगों ने समझाया कि ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा, आप एक काम करो, पंचायत कर लो और जो अपनी अपनी समस्या है पंचायत के सामने रखना, जो भी बात होगी वो देख ली जाएगी। ठीक। पंचायत की तैयारियां होने लगी, दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कोए पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय था यह कि मटर की फलियों पर उनका कोई सत्वत्व है या नहीं, और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर भी अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी सुख मंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरौवत कहने का क्या अधिकार है। यानी सुख मंडली यानी कि पक्षी जो सुआ होता है उसको सुख कहते हैं। तो ये दृश्य बता रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी कि शाम को पंचायत हो रही है, तो पंचायत के सामने क्या क्या और दिख रहा है। संकेत नहीं सोचा। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। ठीक है। यानी जब पंचायत बैठी, सभी लोग बैठे, तो फिर बात आई कि पंच तय कर लिया जाए। तो फिर समझू साहू ने खड़े होकर अपना पंच जुम्मन शेख को चुन लिया। ठीक। जुम्मन शेख का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात तो ताड़ गई। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई हर्ज और कृत्य तो नहीं है। यानी जैसे ही जुम्मन शेख ने पूछा अलगू चौधरी से कि पंच चुना जा रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत हो तो आप अभी कह सकते हो। चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधार होता है। जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बनता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, अगर आप कहानी के माध्यम से एक बात देखें तो उस समय जो कहानियाँ और जो भी साहित्य रचा जा रहा था, तो पहले आज की तरह व्हाट्सएप या फेसबुक या गूगल तो नहीं था कि डायरेक्ट आपने कुछ लिखा और अपलोड कर दिया, लोगों ने देख लिया। पहले जो रचना करते थे तो लेखक पहले लिखता था, फिर किसी पत्रिका में ले जाता था, पत्रिका में ले जाता था। वहाँ पे वो देता था कि मेरे जिसमें आप पत्रिका में मेरे इस कहानी को या निबंध हो या उपन्यास हो, इसको निकाल दीजिए। ठीक है। तो फिर उसका चुनाव जो पत्र का संपादक है वो करता था। पत्र संपादन एक मंडली होती थी और उसमें भी लोगों की राजनीति चलती थी। तो उन लोगों की तरफ भी जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो इशारा कर रहे हैं कि पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नव युवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है। यानी जब कोई जवानी में होता है अपने, जब उसकी 18, 20, 25 की उम्र होती है तो वो कितना उद्दंड होता है। माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं, वे उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांत चित्त हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। ठीक है। देखिए, अब जैसे ही जिस प्रकार अलगू चौधरी जब पंचायत करने बैठे थे, तो जैसे ही वो पंच मुकर्रर हुए यानी पंच चुने गए, तो उन्हें वो सभी पूर्वाग्रह, अपनी दोस्ती, जो भी अपने संबंध थे, उन सबको भूल करके उन्होंने क्या चुना। उन्होंने चुना कि जो पंच का काम है, जो दोनों पक्षों की बात सुने, जो न्याय संगत बात हो उसे बोले, और वो काम उन्होंने किया।
जब उन्होंने ये काम किया तो जुम्मन शेख इधर थे, तो उन्हें लगा कि इसने मेरे साथ दगा किया है, ठीक है, यानी इसने मेरे साथ सही नहीं किया। लेकिन जब आज जुम्मन शेख जब पंच मुकर्रर हुए, पंच चुने गए हैं, तो जब ये आज पंच की गद्दी पर बैठे हैं, तब इन्हें ज्ञान बोध हो रहा है कि नहीं, पंच का काम अलग है। पंच किसी पूर्वाग्रह और फिर किसी धारणाओं से नहीं चलता। ठीक, तो देखिए कि यही भी उत्तरदायित्व का ज्ञान का फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इसी कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल्य के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। ठीक है, लेकिन फिर जब पंच चुन लिया जाता है, फिर उसके बाद दोनों लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। जब दोनों लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, तो बात रखने के बाद कुछ लोग चाहते थे कि जो अलगू चौधरी हैं उन्हें सजा दी जाए कि उन्होंने बैल ऐसा दिया। लेकिन जो कुछ लोग थे, जो सही व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि जब बैल दिया गया था तब बैल सही दिया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझू साहू को ही दंड दिया जाए, क्योंकि इन्होंने बैल का उचित ध्यान नहीं रखा है और इन्होंने पशुओं के साथ निर्दयता की है, तो इन्हें दंड दिया जाए। ठीक, तो जब अब फैसला सुनाने का काम आता है, तो फैसला देखिए क्या होता है। अलगू चौधरी और समझू साहू, जो जो जुम्मन शेख हैं, वो अपना फैसला सुनाते हैं कि अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का दाम पूरा दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। ठीक, यानी जो जुम्मन शेख हैं वो कहते हैं कि देखिए, अब पंचों ने आपस में बात कर ली है, अब हम न्याय की बात कहते हैं। तो वो कहते हैं कि समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें, यानी जब उन्होंने बैल लिया था तो वो बैल का दाम पूरा दें। ठीक है, अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फिर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु तो केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उससे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने समझू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, यह रियायत करें तो उनकी भलमन सही। ठीक, यानी उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि इसमें अलगू चौधरी उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने बैल सही दिया था। अब जो झगड़ू साहू हैं, फिर वो बोले समझू साहू की तरफ से कि लेकिन जो समझू साहू है उनके साथ भी जो हानि हुई है, उन्होंने भी अपना पैसा खोया है, तो उनके शायद कुछ रियायत की जाए। ठीक है, तो जो अलगू चौधरी हैं वो कह रहे हैं, सॉरी, जो जुम्मन शेख हैं वो कह रहे हैं कि अब ये बात रह जाती है अलगू चौधरी की इच्छा पर कि वो भलमन सही या रियायत करते हैं या नहीं। अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, वह नी की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सोचता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है।
अलगू रोने लगे, इस पानी से दोनों दिलों का मेल धुल गया, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। ठीक, तो यही हमारी कहानी समाप्त होती है। तो देखिए कि जब जुम्मन शेख ने फैसला सुना दिया, तो जब अलगू चौधरी ये फैसला सुनते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है, और वो पंचायत में उठकर कहते हैं कि पंच परमेश्वर की जय। फिर सभी लोगों ने पंच परमेश्वर के जयकारे लगाए, और फिर जो अलगू चौधरी हैं वो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं था कि आप इस तरीके से न्याय करोगे। लेकिन फिर वो दोनों गले मिलते हैं, और दोनों लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, और उसी पानी से दोनों के दिल का मैल धुलता है, और इसी प्रकार से दोनों की मित्रता फिर से वैसी ही हो जाती है। ठीक है, तो साथियों, कैसी लगी आपको कहानी पंच परमेश्वर? उम्मीद है आपको कहानी समझ आई होगी, और मैंने समझाने की पूरी कोशिश भी की है। अब हम नेक्स्ट कहानी की अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली कहानी पर बात करेंगे इसी प्रकार से। और इसी प्रकार से जब हम ये टेक्स्ट पढ़ लेंगे, तो आपके जब एग्जाम होंगे उससे पहले ही मैं इन सब कहानियों के जो कथानक, समीक्षा और जो प्रश्न आपके सिलेबस में जो आपके एग्जाम में आते हैं उन सभी पर मैं बात करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।